राजस्थान का परिचय, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको माना जाता है राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन भौतिक व प्रचलित नाम। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हमेशा कहता हूं कि राजस्थान के परिचय को विभिन्न बिंदुओं में बांटा जाता है, जिनमें अगर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्तर का एग्ज़ाम हो, जिसमें आरएस का हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, एसआई का हो, पटवारी, कांस्टेबल, शिक्षक भर्ती, सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता नहीं, क्वेश्चन आते हैं, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यह टॉपिक ना कि सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है, बल्कि राजस्थान जीके का है, जिसमें हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन भौतिक व प्रचलित नाम। राजस्थान के विभिन्न जिलों को विभिन्न नाम दिए जाते हैं, विभिन्न समूहों में नाम दिए जाते हैं। किसी नाम में 2 जिले आते हैं, किसी नाम में 3 जिले आते हैं, किसी में 4 जिले आते हैं। अपने को क्या पता होना चाहिए, अपने लिए क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे मैंने कोई भी नाम बोला, मैंने बोला साधारण बात, शेखावाटी नाम बोला मैंने। अब शेखावाटी नाम बोला तो अब आपको पता होना चाहिए शेखावाटी में सबसे पहले कितने जिले आते हैं और कौन कौन से जिले आते हैं। अब तीसरा, इसका कारण भी बताएंगे, हम बताएंगे भी ये शेखावाटी का नाम कहाँ से आया, किसने दिया, कैसे दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण कोई भी नाम लिया जाए, 56 का मैदान है, मत्स्य प्रदेश है, सूरसेन है, डांग क्षेत्र है, विभिन्न नाम लिए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए किस नाम में कितने जिले आते हैं और वह नाम उन्हें क्यों दिया गया। शुरुआत करते हैं, हम बात करते हैं उत्तर से, अपने शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से बात करते हैं। इस श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें, सबसे पहले नाम आता है योदेय। इसको योदेय क्षेत्र कहा जाता है, योदेय जनपद कहा जाता है। यानी आपके लिए श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का मतलब है योदेय। अब देखिए क्या है ये योदेय नाम, कहाँ से आया। 3 जनपद की बात अपने करते हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से 3 जनपद की बात मुख्य रूप से बात करते हैं, 4 जनपद भी बताते हैं। जैसे उत्तर की बात करें, योदेय जनपद की बात करेंगे। यहाँ पूर्वी भाग की बात करें, मत्स्य जनपद की बात करेंगे। दक्षिणी भाग की बात करें, सीवी जनपद की बात करेंगे। 3 जनपद की बात करते हैं। राजस्थान के उत्तर में प्रिय विद्यार्थियों योदेय जनपद का विस्तार था। अब ये जनपद हिंदी भाषा का शब्द है, जिसे हम जिला कहते हैं। अब जिला मूलतः उर्दू भाषा का शब्द है, और जनपद का मतलब होता था विभिन्न रियासतों का समूह। प्राचीन समय में विभिन्न रियासतें अपने समूह बनाती थी, 4 रियासतें, 3 रियासतें, 5 रियासतें, 7 रियासतें, उनको जनपद कहा जाता था। तो ये हमारा एक जनपद था योदेय, जिसका विस्तार राजस्थान में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में था, इसलिए इसको कहा गया योदेय क्षेत्र, योदेय जनपद। अब आपके लिए प्रश्न कैसे आता है यहाँ से, योदेय जनपद का विस्तार राजस्थान के किन किन जिलों के मध्य था, या श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को प्राचीन समय में किस नाम से जाना गया, योदेय के नाम से जाना गया। तो ये श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का भाग था। अब दोनों को तो अपने इकट्ठा नाम दे दिया, योदेय नाम दे दिया, पर अब अकेले श्री गंगानगर की बात करते हैं प्यारे बच्चों। श्री गंगानगर की अकेले की बात करते हैं। श्री गंगानगर को कहा गया रामनगर, नाम आता है रामनगर। रामू जाट की झाड़ी भी कहते हैं, रामनगर कहते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी आए, और महाराजा गंगा सिंह जी ने 1927 में इसको नाम दिया रामनगर से गंगानगर। व्यक्ति थे इसलिए नाम के आगे श्री भी लगा दिया। 1927 में इनके द्वारा, और इसका उद्घाटन भी उन्होंने वायसराय इरविन के द्वारा करवाया। तो आपके लिए प्रश्न, श्री गंगानगर का प्राचीन नाम रामनगर, रामनगर से गंगानगर किसने बनाया, महाराजा गंगा सिंह जी ने 1927 में बनाया। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ की। प्राचीन नामों की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। हनुमानगढ़ को प्राचीन समय में कहा गया भटनेर कहा गया। क्यों, ये देखो भटनेर कहा गया क्योंकि यहाँ पर शासन किया भाटी राजाओं ने। भाटी राजाओं के द्वारा, भाटियों का नेर था, इसलिए इसे भटनेर कहा गया। अब यहाँ पर विद्यार्थियों को थोड़ी, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी जानकारियाँ राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी की मिलनी है।
हनुमानगढ़ में भाटियों ने शासन किया, लेकिन एक जगह और थी जहाँ पर भाटियों ने शासन किया, जैसलमेर। और हनुमानगढ़ के भाटी इसके नज़दीकी क्षेत्र आता है प्यारे विद्यार्थियों, बठिंडा पंजाब में। तो हनुमानगढ़ के भाटी मूलतः बठिंडा पंजाब के निवासी थे। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। इसके बारे में कहा भी जाता है कि बटनेर दुर्ग से लेकर बठिंडा दुर्ग तक एक सुरंग भी बनी हुई है। खैर, ये बातें हमें बताती है कि हनुमानगढ़ के भाटी मूलतः बठिंडा के थे। भूपत भाटी, एक व्यक्ति था भूपत भाटी, भूपत भाटी के द्वारा भूपत भाटी के द्वारा इस स्थापना की गई, जिसको भटनेर कहा गया। बात करते हैं 1805 की। 1805 में बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। बीकानेर का शासक सूरत सिंह था। यहाँ से चला, बीकानेर से चला, और बीकानेर से चलकर इसने यहाँ श्री गंगानगर में एक क्षेत्र आता है प्रसिद्ध। इस क्षेत्र का आकाशवाणी सूरतगढ़ है। सूरतगढ़ नहीं था, वो सीधा गढ़ था। बीकानेर से चलकर उस क्षेत्र को इसने जीत लिया और जीतकर अपने नाम पे इसका नाम कर दिया सूरतगढ़। सूरत सिंह बीकानेर का शासक था, इस क्षेत्र को जीता और अपने नाम पे इसका नाम कर दिया सूरतगढ़ नाम कर दिया। अब आगे चलकर बटनेर को भी इसने जीत लिया। अब किसके नाम पे नाम रखे, लेकिन उसी दिन हम जैसे बटनेर दुर्ग में प्रवेश करते हैं, दुर्ग में प्रवेश करते सामने हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और दिन भी उस दिन मंगलवार था, तो तुरंत ही इसका नाम कर दिया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम भटनेर, क्योंकि यहाँ पर शासन किया भाटी राजाओं ने, जिसकी स्थापना भूपत भाटी के द्वारा की गई। भगवान श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी के वंशज माना जाता है भूपत भाटी को। इसके बाद में 1805 में सूरत सिंह बीकानेर के शासक ने इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया, हनुमानगढ़ नाम किया। फिर एक बार फिर दोनों को तो कहा योदे, दोनों को तो हमने योदे कहा। अकेले श्री गंगानगर को हमने क्या कहा, रामनगर। अकेले श्री गंगानगर को रामनगर, अकेले हनुमानगढ़ को हमने क्या कहा, भटनेर कहा। ये था। अब श्री गंगानगर में एक क्षेत्र आता है प्यारे बच्चों, अनूपगढ़। ये भी सीधा अनूपगढ़ था, लेकिन प्राचीन समय में इसका नाम था चुगेर। और बीकानेर का एक शासक था अनूप सिंह। अनूप सिंह यहाँ से बीकानेर से चलकर उसने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा स्थापित किया और इसका नाम कर दिया अनूपगढ़। तो सूरतगढ़ हनुमान श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ और ये जो क्षेत्र है, इससे आगे चलकर एक क्षेत्र था जिसको चुगेर कहा गया। अब आपके लिए प्रश्न कैसे आ सकता है, चुगेर क्षेत्र का विस्तार राजस्थान के किस जिले में था, तो श्री गंगानगर जिले में था, जिसको बीकानेर के शासक अनूप सिंह ने नाम परिवर्तित करके और क्या बना दिया, अनूपगढ़ बना दिया। तो ये प्रिय विद्यार्थियों श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात थी प्राचीन नामों की। अब इससे आगे अपने बात करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है शेखावाटी क्षेत्र, बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र आता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, एक व्यक्ति था राव शेखा। एक व्यक्ति था राव शेखा। राव शेखा के द्वारा चूरू, झुंझुनू, सीकर, अब ये ध्यान देने वाली बात है, चूरू, झुंझुनू, सीकर 3 जिलों को लेकर एक अपना क्षेत्र बनाया गया जिसको कहा गया शेखावाटी। शेखावाटी, वाटी माने होता है रहने का स्थान, शेखा के रहने का स्थान था, इसलिए तो शेखावाटी कहा गया। अब इस क्षेत्र से संबंधित बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें आती है प्यारे बच्चों। शेखावाटी क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का यह क्षेत्र स्थापत्य, व्यापार, कला और शिक्षा इन सभी में आगे माना जाता है। स्थापत्य की बात करें, भवन निर्माण, दुर्ग है, मंदिर है, महल है, छत्रियां हैं, बावड़ियां हैं, इनको स्थापत्य कहा जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। स्थापत्य व्यापार, बड़े बड़े व्यापारी लक्ष्मी निवास मित्तल जैसे सुजानगढ़, चूरू के रहने वाले हैं बड़े। अब शेखावाटी क्षेत्र में एक ट्रेंड है प्रिय विद्यार्थियों कि यहाँ के लोग पूरे देश विदेश में जाकर कार्य करना पसंद करते हैं, करते भी हैं और नाम भी कमाते हैं।
तो व्यापार में, ट्रेड में भी आगे है। कला, जितने भी राजस्थान के अधिकांश लोकगीत और लोक नृत्य हैं उनका संबंध शेखावाटी क्षेत्र से है। और इसके बाद में शिक्षा में तो सिक्कर और झुंझुनू का कहना ही क्या है। तो राजस्थान का यह क्षेत्र स्थापत्य, व्यापार, कला और शिक्षा सभी में अग्रणी माना जाता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है प्रिय विद्यार्थियों, राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राज्य वृक्ष खेजड़ी, वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेनेरिया। वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेनेरिया। सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो शेखावाटी में पाया जाता है। ध्यान रखें इस बात का। अब यहाँ पर इसी के साथ ध्यान देना है। बाय द वे प्रश्न आ जाए, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? तो जिला नागौर होगा, जो कि शेखावाटी में शामिल नहीं है। अगर आपसे पूछा गया राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? शेखावाटी में, लेकिन किस जिले में पाया जाता है? नागौर में पाया जाएगा। ये शेखावाटी की बातें थी प्यारे बच्चों। अब शेखावाटी से संबंधित कुछ और बातें हैं जो बड़े प्रचलित नाम है जिन पर बात करते हैं। जैसे बीड़ नाम आता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बीड़ 2-3 जगह नाम आएगा। अब शेखावाटी क्षेत्र में कहते हैं जो चारागाह है, चारागाह यानी पशु चराने की जो जगह है उसको बीड़ कहते हैं। ध्यान रखें इस बात का। बीड़, चारागाह, जो पशु चराने का स्थान है उसको शेखावाटी में बीड़ कहा जाता है। पूर्वी मैदानी भाग में जो घास के मैदान हैं उनको बीड़ कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान में घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है जिसकी आगे अपने पूरा वर्णन करेंगे, बीहड़ नाम आता है। एक बीहड़, देखो बीड़ 2 बता दिए, शेखावाटी में बता दिया, चारागाह बता दिया, फिर पूर्वी मैदान में मैंने बता दिया, पूर्वी मैदानी भाग में घास के मैदानों को। लेकिन बीहड़, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में एक क्षेत्र का हम आगे जिक्र करेंगे, डांग क्षेत्र आएगा, क्योंकि चंबल नदी अवनालिका प्रदन करके बड़े बड़े गड्ढे बनाती है और उन गड्ढों को बीहड़ कहते हैं। चंबल नदी के अवनालिका प्रदन के बाद बनने वाले बड़े बड़े गड्ढों को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। तो ये 3 नाम है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं तोरावाटी बेसिन। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात करते हैं प्यारे बच्चों। शेखावाटी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है कांतली नदी। सबसे महत्वपूर्ण नदी कांतली, जो 2 जिलों में बहती है, सिक्कर और झुंझुनू में। अब शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, चूरू, लेकिन राजस्थान के 2 जिले हैं प्रिय विद्यार्थियों, बीकानेर और चूरू, जहाँ कोई नदी नहीं है। ये बात ध्यान रखना है। तो कांतली नदी शेखावाटी के 2 जिलों में बहती है। एक तो झुंझुनू में सिक्कर से निकलती है, सिक्कर जिले की खंडेला की पहाड़ी से, और सिक्कर और झुंझुनू में बहती है। अब जहां जहां कांतली नदी बहती है प्रिय विद्यार्थियों, उसको कहते हैं तोरावाटी बेसिन। आपके लिए प्रश्न, तोरावाटी बेसिन का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? 2 जिलों में, सिक्कर और झुंझुनू में। तोरावाटी बेसिन का निर्माण कौन सी नदी करती है? कांतली नदी करती है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। तो ये तोरावाटी के बारे में बातें थी। बहुत इंपॉर्टेंट आता है, शेखावाटी का पुष्कर कहा जाता है, लोहारगल तीर्थ को कहा जाता है, जो सिक्कर में है। कहाँ पर है? सिक्कर में है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखें। और इसकी यात्रा प्रसिद्ध है 24 कोस की। 24 कोस की यात्रा राजस्थान के किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो किस स्थान की प्रसिद्ध है? लोहारगल, सिक्कर, लोहारगल तीर्थ शेखावाटी का पुष्कर कहा जाता है, सिक्कर में स्थित है। ये सारी बातें अपने शेखावाटी क्षेत्र की बातें थी प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट, इससे आगे अपने बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सुजला क्षेत्र की बात करते हैं। विशेष ध्यान रखना है कि चूरू, सिक्कर और नागौर, इसके अंदर झुंझुनू का भाग नहीं आता। विशेष ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। इसके अंदर आता है चूरू क्षेत्र आता है, इसके बाद में इसके अंतर्गत आता है सिक्कर, लेकिन और इसका जो क्षेत्र आता है वो आता है नागौर। नागौर के क्षेत्र को सुजला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब एक प्रचलित नाम आता है कुब्बड़पट्टी। ये महत्वपूर्ण नाम है, कुब्बड़पट्टी। देखिए कुब्बड़पट्टी का विस्तार कहाँ है? नागौर और अजमेर, नागौर व अजमेर, नागौर और अजमेर के मध्य इसका विस्तार है। अब ये है क्या कुब्बड़पट्टी? नागौर और अजमेर के मध्य फ्लोराइड की बहुत ज़्यादा मात्रा है। ये जो क्षेत्र है इतना, ये इसके मध्य अत्यधिक फ्लोराइड की मात्रा है।
और अत्यधिक फ्लोराइड होने के कारण वहाँ के लोग जो पानी पीते हैं उनमें कुबाट आ जाती है, वो टेढ़ा, इस कमर से टेढ़े हो जाते हैं और इसलिए इस क्षेत्र को क्या क्या कहा जाता है, कुबड़ पट्टी कहा जाता है। उनकी हड्डियों में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने से उनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, कुबड़ पट्टी का विस्तार राजस्थान के किन दो जिलों के मध्य है, नागौर और अजमेर के मध्य है। अत्यधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने के कारण उनमें कूब आ जाती है, उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, जिसको हम कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये दो क्षेत्र थे हमारे। इससे आगे बात करते हैं, दो फिर नाम महत्वपूर्ण आते हैं, दो महत्वपूर्ण नाम आते हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में यहाँ पर अपने बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं, एक नाम आता है तल्ली। अब ये जो तल्ली है इसी को ही कहते हैं पलाया। ये आया था 2 बार प्रश्न आ चुका, पलाया झील, पलाया क्षेत्र, पलाया झील कहा जाता है, तल्ली कहा जाता है। ये क्या है, देखिए राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है वहाँ पर रेत के टिल्लों का विस्तार होता है, ऐसे ऐसे रेत के टिल्लों का विस्तार होता है, ऐसे ये रेत के टिल्ले हैं। अब जब भी बरसात आती है तो पानी यहाँ रुकता है, पानी यहाँ आके रुकता है, पानी यहाँ आके रुकता है और यहाँ पर ये जो, क्योंकि नीचे भूमि खारी है, लवणीय है, तैतीय सागर का अवशेष है, तो यहाँ पर ये जो भाग है इसको कहते हैं तल्ली, या स्थानीय भाषा में कहा जाता है पलाया झील। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में रेत के टिल्लों के मध्य बनने वाली अस्थायी छोटी छोटी झीलों को कहा जाता है तल्ली क्षेत्र या पलाया झील कहा जाता है। ये तल्ली क्षेत्र की बात थी। अब बात करते हैं थली। एक नाम आता है, प्रचलित नाम आता है राजस्थान के मरुस्थल के बारे में, थली क्षेत्र, थली। अब देखो ये प्राचीन समय से लिया गया है। जैसे प्राचीन समय में अपने घरों के दरवाजे होते थे, दरवाजे के बीच में एक ईंट लगाते थे, उसको थड़ी कहते थे। थड़ी सही राजस्थानी भाषा का शब्द है थड़ी। जो सामान्य भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग था उसको थली कहा गया। अब क्या है, इसके अंदर श्री गंगानगर का दक्षिणी भाग, इसके बाद में बीकानेर का भाग और थोड़ा सा नागौर का भाग और चूरू का भाग। अब मैं जिले लिख रहा हूं। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर का उत्तरी भाग, फिर आता है इसके अंदर बीकानेर, उसके अंदर क्या आता है, बीकानेर जिला आता है, बीकानेर की बात करते हैं। फिर इसके अंदर आता है नागौर का उत्तरी भाग और फिर आता है थोड़ा सा भाग चूरू का। अब इसकी परिभाषा क्या है वो बात करते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर व चूरू का सामान्य भूमि से ऊपर उठा हुआ मरुस्थलीय भाग स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है, थली कहलाता है। थली, थली मतलब ऊपर उठा हुआ भाग। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर व चूरू का सामान्य भूमि से ऊपर उठा हुआ मरुस्थलीय भाग स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है, थली क्षेत्र कहलाता है, थली क्षेत्र कहलाता है। ये बातें थली की थी। इससे आगे अपने बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र आता है अपने राजस्थान के प्राचीन नामों की दृष्टि से बात की जाए तो इनकी अपने बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य जनपद की। मत्स्य जनपद की बात करते हैं तो प्राचीन समय में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, 3 जनपद की बात अपने करते हैं। उत्तर में सबसे पहले आता है योधेय जनपद, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का भाग। पूर्व में आता है मत्स्य जनपद, जिसमें राजस्थान की 4 रियासतें सम्मिलित थी, 4 रियासतें। और विद्यार्थियों को इसका सूत्र भी बताया जाता है, ABCD। ए माने अलवर, बी माने भरतपुर, सी माने करौली, डी माने धौलपुर। अब कहीं आप अपने वाले सूत्र लगा दोगे करौली तो के से होता है, ये सूत्र है ABCD। राजस्थान, सीधा प्रश्न कैसे है, मत्स्य जनपद में राजस्थान की कितनी रियासतें सम्मिलित थी, 4, ABCD। ये क्षेत्र था पूरा पूरा। ये देखो ये पूरा क्षेत्र था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का ये मत्स्य जनपद था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको बताया जनपद क्या होता था, रियासतों का समूह, रियासतों का समूह। अब इसमें 4 रियासतें थी, लेकिन उस जनपद की एक राजधानी भी होती थी। और यहाँ पर मत्स्य जनपद की राजधानी का नाम था विराटनगर, जो जयपुर में है। और वर्तमान में विराटनगर का नाम है बैराठ। बैराठ।
अब यहाँ पर आपके लिए प्रश्न, बैराठ का प्राचीन नाम बताइए, विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी का नाम बताओ, विराटनगर। विराटनगर का वर्तमान में नाम बताओ, बैराठ। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले मत्स्य जनपद में कितनी रियासतें, 4 रियासतें, ए बी सी डी। ए माने अलवर, बी माने धौलपुर, बी माने भरतपुर, सी माने करौली, डी माने धौलपुर। मत्स्य जनपद की, प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी का नाम थर्ड ग्रेड के अंदर क्यों सुनाया था? प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी का नाम क्या था? विराटनगर, जिसे वर्तमान में बैराठ कहते हैं, जो जयपुर में स्थित है। अब क्या करते हैं, यहां से एक काम करते हैं कि इस मत्स्य जनपद में से ए को बाहर निकाल दो। ए को बाहर निकालते ही अपने पास बच जाएगा बी सी डी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात, बी सी और डी, और बी माने भरतपुर, सी माने करौली, डी माने धौलपुर, और बी सी डी होते ही प्रिय विद्यार्थियों ये बन जाता है सूरसैन प्रदेश। सूरसैन प्रदेश बन जाता है। अब आपने ध्यान रखना है, मत्स्य जनपद में कितनी रियासतें, 4 रियासतें थी। सूरसैन प्रदेश में कितनी, 3 थी। कौन सी नहीं थी? अलवर। कौन सी नहीं थी? अलवर। मत्स्य बोलते ही ए बी सी डी, सूरसैन बोलते ही बी सी डी था। अब अलवर की बात करते हैं। अलवर को काफी नाम दिए गए, जैसे सबसे पहले आलोर, सालव प्रदेश, आलपस, आलोर, उलूक प्रदेश, ये सब के सब अलवर के नाम थे, ध्यान रखें। जिसमें आलोर कहा गया, आलपस कहा गया, आलोर कहा गया, आलपस कहा गया, सालव प्रदेश कहा गया, उलूक, ये नाम आया था उलूक प्रदेश। उलूक प्रदेश किसे कहा गया? तो ये भी अलवर को ही कहा गया। ये सारी बातें अलवर की थी। अब क्योंकि अलवर है, ये अलवर जो उत्तरी भाग है अलवर का, यहाँ पर उत्तरी भाग है अलवर का, उसे कहा गया रथ क्षेत्र या राठ क्षेत्र। अहीर वाट के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रश्न कैसे आना है आपके लिए, प्रश्न कैसे आना है? रथ क्षेत्र, रथ कहा जाता है सामान्य भाषा में। इंग्लिश का अगर उच्चारण करते हैं तो राठ बनता है, लेकिन रथ क्षेत्र कहा जाता है। रथ क्षेत्र या अहीर वाट क्षेत्र का विस्तार राजस्थान के किस जिले में देखने को मिलता है? तो अलवर में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अलवर का ही भाग जिसको कुरु कहा गया। अलवर का ही भाग जिसको कुरु कहा गया। अब एक प्रचलित नाम आते हैं, 2 नाम आते हैं। अब अपने बात करते हैं प्रचलित 2 नामों की बात करते हैं। एक तो नाम आता है मेवात, एक तो नाम आता है मेवात, नाम आता है मेवात नाम आता है। लेकिन इसी क्षेत्र को अपने क्या कहते हैं? मेवात या ब्रज, मेवात या ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। इसमें राजस्थान के 2 जिले आते हैं, एक तो आता है अलवर, एक आता है भरतपुर। अब क्यों कहा जाता है? सबसे पहले मेवात की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक जाति निवास करती है मेव। मेव जाति के निवास करने के कारण अलवर और भरतपुर दोनों के क्षेत्र को क्या कहा गया? मेवात कहा गया। अब भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र है, देखो यहाँ इस अलवर भरतपुर से आगे जाते हैं, यूपी आता है अपना, यहाँ पर मथुरा आता है, हाथरस आता है, सादाबाद आता है, इगलास आता है, छाता आता है। ये वो क्षेत्र हैं जो भगवान श्री कृष्ण के क्षेत्र हैं, और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होने के कारण इस क्षेत्र को कहा जाता है ब्रज क्षेत्र, और इसलिए अलवर और भरतपुर को भी क्या कहा गया? ब्रज कहा गया। लेकिन अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो देखें क्या है। बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं कि मेवात में कितने जिले? 2, अलवर और भरतपुर। लेकिन बाय द वे एक जिला बताना पड़े, जैसे प्रश्न आ गया निम्न में से कौन सा जिला मेवात के अंतर्गत आता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब यहाँ अलवर एक बोले तो अलवर आएगा। ब्रज में कितने जिले आते हैं? अलवर, भरतपुर 2, लेकिन एक जिला बोले तो भरतपुर, क्योंकि इस ब्रज क्षेत्र के नज़दीक, ज़्यादा नज़दीक है वो अपना भरतपुर है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों बातें थी।